हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी। और जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, ये वीडियो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में ही है। ये दूसरा पार्ट है फायर एक्सटिंग्विशर्स चैप्टर के बारे में। तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जो पार्ट 1 में मैंने बताया था। बेसिकली हमारे पास कुछ डिफरेंट एक्सटिंग्विशर्स है, क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर अलग अलग है, उनको आग को बुझाने का तरीका अलग अलग है, इसलिए हमारे पास डिफरेंट एक्सटिंग्विशर्स है। तो हमारे पास कौन कौन से एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल है? हमारे पास वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, जिसमें वाटर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होता है और CO2 प्रोपेलेंट होता है। दूसरा एक्सटिंग्विशर हमारे पास है फोम एक्सटिंग्विशर। ये फोम एक्सटिंग्विशर दो टाइप के होते हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल। केमिकल फोम ज़्यादा अभी यूज़ में नहीं आता, हम लोग मैकेनिकल फोम ही यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग AFFF एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। AFFF होता है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। तो इसमें एक्सटिंग्विशिंग एजेंट फोम होता है और प्रोपेलेंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तीसरा एक्सटिंग्विशर है ड्राई केमिकल पाउडर, दैट इज़ DC टाइप एक्सटिंग्विशर। तो इसमें आपका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट एक ड्राई केमिकल पाउडर जिसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, और प्रोपेलेंट हम लोग यूज़ करते हैं एज CO2 कार्ट्रिज, CO2 गैस। नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर है हमारा ABC टाइप एक्सटिंग्विशर, जिसमें भी ड्राई केमिकल पाउडर होता है। जो ड्राई केमिकल पाउडर का नाम मोनोअमोनियम फॉस्फेट होता है, और इसमें एक्सटिंग्विशिंग एजेंट ड्राई केमिकल पाउडर है DCP, और प्रोपेलेंट CO2 कार्ट्रिज है, दैट मीन्स CO2 गैस है। और हमारे पास एक्सटिंग्विशर है K टाइप एक्सटिंग्विशर। जनरली K क्लास फायर के लिए यूज़ होता है, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। इसमें नाइट्रोजन एज ए प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है, और एक केमिकल है जो एनहाइड्रस सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बहुत तरह का केमिकल होता है, उसको हम लोग एज ए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर में प्रोपेलेंट और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग प्रेशराइज करके बॉटल करते हैं, और वही एज ए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर है क्लीन एजेंट में भी एक सर्टेन केमिकल यूज़ किया जाता है, उसको भी नाइट्रोजन से प्रेशराइज किया जाता है। नाइट्रोजन यहाँ पे प्रोपेलेंट होता है, और जो केमिकल यूज़ किया जाता है क्लीन एजेंट में, वो एज एक्सटिंग्विशिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है फायर एक्सटिंग्विशर्स का। अब ये आज का जो वीडियो है, ये बेसिकली हम लोग एक्सटिंग्विशर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसका मेंटेनेंस के ऊपर ये वीडियो बनाया है मैंने। तो किसी भी एक्सटिंग्विशर को सिलेक्शन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मैं जो एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो किस पर्पस के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो कहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ। पर्पस तो हमारा है आग को बुझाना, बट वो एक्सटिंग्विशर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं कि उस एरिया में जो उस हैज़ार्डस एरिया है जहाँ पे, उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। सपोज़ अगर मैं एक सर्वर रूम में अगर एक एक्सटिंग्विशर लगाता हूँ, तो मैं वहाँ पे पाउडर बेस्ड एक्सटिंग्विशर नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे मैं या तो क्लीन एजेंट लगाऊंगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस एक्सटिंग्विशर है वो लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैं ABC एक्सटिंग्विशर या फिर कोई भी पाउडर बेस्ड एक्सटिंग्विशर या वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर लगाता हूँ, तो वहाँ पे हमारा चांसेस होता है, वाटर के एक्सटिंग्विशर लगाने से इलेक्ट्रिक्यूशन का चांसेस होता है, मेरा सर्वर ख़राब हो सकता है। ABC या BC एक्सटिंग्विशर लगाने से हमारा सर्वर डैमेज हो सकता है, जिसमें वाइटल इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि सर्वर्स रूम के लिए अगर आप जो भी क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर है वो लगाओ, या CO2 एक्सटिंग्विशर आप लगा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, और मैं आपको इसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। अगर लो हैज़ार्डस एरिया है, या मीडियम हैज़ार्डस एरिया है, या हाई हैज़ार्डस एरिया है, इसको हम लोग पहले क्लासीफाई कर लेते हैं कौन सा लो हैज़ार्डस एरिया का कैटेगरी है, कौन सा मीडियम हैज़ार्डस का कैटेगरी है, कौन सा हाई हैज़ार्डस एरिया का कैटेगरी है। उसको कैटेगराइज करने के बाद हम लो हैज़ार्डस एरिया में एक वाटर CO2 या एक ABC एक्सटिंग्विशर जिसकी कैपेसिटी 6 kg की होनी चाहिए, और वाटर CO2 की 9 लीटर्स की होनी चाहिए, उसको इंस्टॉल करते हैं विद इन अ रेडियस ऑफ 15 मीटर्स। उस हैज़ार्डस एरिया के 15 मीटर रेडियस के अंदर ही मेरा ये एक एक्सटिंग्विशर रहना चाहिए, और देर आफ्टर हर 15 मीटर पे आपको एक एक्सटिंग्विशर रखना है। मीडियम
हज़ार्ड वाले एरिया में आपका एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, आपको वहाँ पे 2 वाटर CO2 या 2 ABC एक्सटिंग्विशर, ये सिर्फ A क्लास फायर के लिए मैं बता रहा हूँ जो सॉलिड फायर के लिए है, ऐसा फिर B क्लास के लिए और C क्लास फायर के लिए है। तो मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ A क्लास फायर का, कि A क्लास फायर के लिए आपको कैसे लो, मीडियम, हाई हैज़ार्डस एरिया में एक्सटिंग्विशर को क्लासीफाई करना है। मीडियम हैज़ार्ड के लिए मैं बात कर रहा था, यहाँ पे 2 वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर या 2 ABC एक्सटिंग्विशर जिसकी कैपेसिटी ABC की 6 kg और वाटर CO2 की 9 लीटर की होनी चाहिए विद इन रेडियस ऑफ 15 मीटर्स। और हाई हैज़ार्डस एरिया में आपको CO2 एक्सटिंग्विशर्स और क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करना रहता है। तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए CO2 एक्सटिंग्विशर की, ये डिपेंड करता है आपके हैज़ार्ड पे। इन जनरल हम लोग 4.5 kg के 2 एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ट्रॉली माउंटेड CO2 एक्सटिंग्विशर्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाई हैज़ार्ड, लो हैज़ार्ड और मीडियम हैज़ार्ड का क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर सिर्फ A क्लास का ऐसा था। अभी B क्लास भी है और C क्लास भी है, तो काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा अगर मैं B और C में इन्वॉल्व हो जाऊँ तो। मैं इसके लिए अलग से हो सकता है मैं एक वीडियो बना दूँ। अगर आपको सारा डिटेल जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं अपने थंबनेल पे अपना नंबर इस वीडियो पे डाल दूंगा, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली आप कॉल करके मेरे से एडवाइस या कंसल्टेंस ले सकते हो। तो ये हो गया एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन और एज़ पर हैज़ार्ड। अभी इसका हम लोग रिफिलिंग स्केड्यूल जो है, रिफिलिंग स्केड्यूल कैसे हम लोग इसको रिफ़िल करते हैं। इतने सारे एक्सटिंग्विशर्स तो मैंने बताए, तो इनका मेंटेनेंस करना होता है, इनको रिफिलिंग करना पड़ता है, इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना पड़ता है, इनकी लीक टेस्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे टेस्ट के पैरामीटर्स हैं जो सारे एक्सटिंग्विशर्स के किए जाते हैं। तो मैं बेसिक्स कुछ रिफिलिंग और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो स्टोर्ड टाइप एक्सटिंग्विशर्स हैं, वाटर के स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर्स या फोम के स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर्स, इनका रिफिलिंग हर 2 साल में होना चाहिए। इनका रिफिलिंग मैं फिर से बताऊं, हर 2 साल में रिफिलिंग होना चाहिए। और जितने भी कार्ट्रिज बेस्ड एक्सटिंग्विशर्स हैं, जैसे मैकेनिकल फोम हुआ, वाटर CO2 हुआ, जितने भी कार्ट्रिज बेस्ड एक्सटिंग्विशर्स हैं उनकी ऑपरेटिंग साइकिल या रिफिलिंग साइकिल 5 साल की होती है। वाटर CO2 को अगर हमको रिफिलिंग करना, अगर वो CO2 कार्ट्रिज बेस्ड वाला है, तब हमको 5 साल में, हर 5 साल पे उसको रिफ़िल करना होता है। और जो स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर्स है BC और ABC का, इनको हमें हर 3 साल पे, एवरी 3 years वी हैव टू रिफ़िल देम। और इसका ऑपरेटिंग साइकिल भी 3 साल का ही होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जो भी स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर्स है, वाटर वाले और फोम वाले, जो स्टोर्ड प्रेशर है, इनका ऑपरेटिंग साइकिल या फिर रिफिलिंग साइकिल हर 2 साल का होता है। और जो स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर है BC या ABC, इनका ऑपरेटिंग साइकिल हर 3 साल का होता है, या रिफिलिंग साइकिल 3 साल का होता है। ये स्टोर्ड प्रेशर हो सकता है या फिर कार्ट्रिज वाला भी हो सकता है। बट अगर मेरे को रिफ़िल करना है वाटर और मैकेनिकल फोम जैसे एक्सटिंग्विशर्स को, जो गैस कार्ट्रिज टाइप पे बेस्ड होता है, उनका ऑपरेटिंग साइकिल या रिफिलिंग साइकिल हर 5 साल का होता है। अभी हमारा रिफिलिंग साइकिल तो समझ में आ गया, बट हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आप कोरोसिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, जैसे आपकी फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्री अगर कहीं समुद्र के किनारे है, सी के नज़दीक है, कोस्टल एरियाज़ में है, तब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कोरोजन का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनका ऑपरेटिंग साइकिल या रिफिलिंग साइकिल जो मैंने बताया वो हाफ हो जाएगा। 5 साल का 2.5 साल हो जाएगा, 3 साल का 1.5 साल हो जाएगा, 2 साल का 1 साल हो जाएगा। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड बताता है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड का है। अगर कोई आपको कोई भी कहीं से भी आप रिफ़िल कराते हो BC या ABC टाइप एक्सटिंग्विशर, और आपको कोई वैलिडिटी 1 साल का देता है, तो वो गलत दे रहा है। वैलिडिटी हमेशा 3 साल का होना चाहिए। बट हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग का जो वैलिडिटी होता है वो कुछ अलग होता है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट क्या होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट होता है
आप अपने एक्सटिंग्विशर्स के एक्सटर्नल बॉडी को आप चेक करते हो कि उसमें कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा प्रेशराइज रहता है, कोई स्टोर्ड प्रेशर रहता है। किसी के अंदर CO2 की कार्ट्रिज होती है, कभी आप यूज़ करते हो तो वो फट सकता है, आपका कंटेनर फट सकता है, कुछ एक्सीडेंट या इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए अपने जो सेफ्टी के इक्विपमेंट है, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स, उनको आपको मेंटेन करके, आपको सर्टिफाई करके रखना पड़ता है, जो मेरे ख्याल से सिर्फ थर्ड पार्टी हाइड्रोलिक टेस्ट सर्टिफिकेट कर सकती है। जो भी पेसो अप्रूव्ड बॉडीज़ है, दैट इज़ पेसो क्या होता है, पेसो होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो अप्रूव्ड बॉडीज़ है, सिर्फ वही हाइड्रो टेस्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड है। और कोई भी दूसरे वेंडर्स या फिर कोई भी अदर कंसल्टेंट जो आपको प्रेशर टेस्टिंग करके दे रहा है, वो गलत है। वो उनके पास अथॉरिटी या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है टेस्टिंग, हाइड्रोलिक टेस्टिंग करने का। तो आपको मैं ये एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि कभी भी आप अपना सिलेंडर को हाइड्रोलिक टेस्टिंग करने के लिए भेज रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर को, तो इंश्योर करिए कि उस थर्ड पार्टी वेंडर के पास पेसो का सर्टिफिकेशन हो। पेसो होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसका सर्टिफिकेट रहेगा तभी वो ऑथराइज्ड है हाइड्रोलिक टेस्टिंग करने के लिए। और एज़ पर गैस सिलेंडर रूल, कोई भी जो सिलेंडर होता है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होता है, तो उनका हाइड्रोलिक टेस्टिंग किया जाता है ये देखने के लिए कि वो एक्सटिंग्विशर सेफ़ है कि नहीं। तो उसका अथॉरिटी मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पेसो अप्रूव्ड कंपनियों के पास होता है, जो पेसो से रजिस्टर्ड है उनके पास होता है। और किसी के पास लाइसेंस नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर प्रेशर टेस्टिंग करने का। तो अभी मैं हाइड्रोलिक टेस्टिंग के जो साइकिल है, कैसे एनुअली इनको टेस्ट किया जाता है, मैं वो बताता हूँ। हर एक्सटिंग्विशर एक्सेप्ट CO2 एक्सटिंग्विशर, हर एक्सटिंग्विशर एक्सेप्ट CO2 एक्सटिंग्विशर का जो रिफिलिंग का जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग साइकिल होता है वो 3 साल का होता है। इनको हर 3 साल में आपको हाइड्रोलिक टेस्ट करना पड़ता है। और CO2 का जो एक्सटिंग्विशर है उसको हर 5 साल पे आपको हाइड्रोलिक टेस्टिंग करना पड़ता है, हर 5 साल पे करना पड़ता है CO2 का। बाद बाकी सारे एक्सटिंग्विशर का 3 साल पे करना पड़ता है। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, जब भी आप एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हो या फिर आप रिफिलिंग के लिए कोई भी CO2 एक्सटिंग्विशर को या क्लीन एजेंट को भेजते हो, जितने बार वो रिफिलिंग के लिए जाएगा उतने बार ही उसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग होगा, इररेस्पेक्टिव कि वो 5 साल का पीरियड में कवर नहीं किया हो, मतलब वो एक्सपायर एक्सटिंग्विशर ना हो। अगर वो एक्सपायर होता है तब तो आपको करना ही है 5 साल। अगर वो एक्सपायर नहीं भी होता है, सपोज़ मैंने 2020 में मैंने अपना हाइड्रो टेस्ट कराया और 2021 में मेरा एक CO2 एक्सटिंग्विशर डीप्रेशराइज हो जाता है, मैंने उसको यूज़ कर लिया है, ऑटोमेटिकली डीप्रेशराइज हो गया है। ऑटोमेटिकली अगर होता है तो मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है, इसलिए डीप्रेशराइज हुआ है, तब तो उसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग कराना ही है। अगर हमने यूज़ करा भी है उसको, उस एक्सटिंग्विशर को, और वापस से सिर्फ रिफ़िल करा करके ले करके आ गए, तो वो वैलिड नहीं होगा। आप जब भी उसको रिफिलिंग के लिए भेजिएगा तब आपको उनका हाइड्रोलिक टेस्टिंग कराना है। तो ये बेसिकली CO2 और क्लीन एजेंट के लिए एप्लीकेबल है, बाद बाकी और एक्सटिंग्विशर्स के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। तो ये था हमारा सिलेक्शन और हम कैसे इनको इंस्टॉल करते हैं। मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं बताया, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है। ऐसी जगह पे आपको इंस्टॉल करना है एक्सटिंग्विशर को जो विजिबल हो, प्रिफरेबली होता है आपका स्टेयरकेस के लैंडिंग पे, बट ऐसे इनको इंस्टॉल करना है कि मेरा एग्रेस, स्टेयरकेस का जो एग्रेस है दैट शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, कि अगर आप इवैक्यूएट कर रहे हो तो आप एक्सटिंग्विशर से आपको चोट लग गया, आप गिर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेयरकेस लैंडिंग पे करना है, ज़्यादा सूटेबल स्टेयरकेस लैंडिंग पे ही किया जाता है। ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे लोग उसको देख सके, उसको छिपा करके नहीं रखना है कि हाँ एक्सटिंग्विशर मेरे बिल्डिंग का एस्थेटिक ख़राब करता है, एक्सटिंग्विशर रखने से अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। आप वो सेफ्टी का इक्विपमेंट है, उसको हमेशा विजिबल होना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो ऐसे हम लोग एक्सटिंग्विशर्स का सिलेक्शन करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। अगर बात करें हर एक एक्सटिंग्विशर के सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की, तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हर एक्सटिंग्विशर पे मुझे बात करनी पड़ेगी। तो आपको अगर कभी भी डाउट होता है कि किसी भी एक्सटिंग्विशर को लेकर के, तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करिए, मुझे कमेंट करिए,
मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो मैंने बताया था कि एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका क्या होता है और डी क्लास फायर के लिए हम क्या कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे या फिर क्या प्रिकॉशंस लेंगे डी क्लास फायर को टैकल करने के लिए। तो जनरली बात करते हैं एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका, जो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको हम लोग बोलते हैं पास मेथड। ये एप्लीकेबल सिर्फ CO2 एक्सटिंग्विशर पे नहीं होता है, जिसको हम लोग ओपन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, और बाद बाकी सारे एक्सटिंग्विशर्स पे एप्लीकेबल होता है। ये होता है पास मेथड, PASS। P इज़ पुल द सेफ्टी क्लिप। सेफ्टी क्लिप हर एक्सटिंग्विशर पे लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? ताकि गलती से किसी का हाथ उस पर ना लग जाए और वो ऐसे ही यूज़ ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी क्लिप दिया रहता है। P इज़ पुल द सेफ्टी क्लिप। A इज़ एम द बेस ऑफ द फायर। आग के बेस को हमको एम करना है। S इज़ स्क्वीज़, जो ग्रिप होता है, स्क्वीज़ ग्रिप होता है, उनको स्क्वीज़ करना है। या फिर यू कैन स्ट्राइक, जो प्लंजर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं उस पर आप स्ट्राइक कर सकते हो, एंड देन स्वीप, उस पर फिर झाड़ू मारना है, मतलब पूरे बेस को, आग के पूरे सरफेस को कवर करना। PASS। P इज़ पुल द सेफ्टी क्लिप, A इज़ एम द बेस ऑफ द फायर, S इज़ स्ट्राइक और स्क्वीज़, एंड अगेन एस फॉर स्वीप। ये मेथड है, ये पास मेथड है एक्सटिंग्विशर को चलाने का। और वैसे हम लोग जो CO2 एक्सटिंग्विशर है वो नॉर्मल हम लोग ऐसे सेफ्टी क्लिप निकालते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और वहाँ से CO2 डिस्चार्ज होता है। जनरली ये कंट्रोलेबल है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। रेस्ट एक्सटिंग्विशर वो कंट्रोलेबल नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ABC एक्सटिंग्विशर स्क्वीज ग्रिप वाला थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हो, बट एक बार वो आप चला देते हो कोई भी एक्सटिंग्विशर को, तो फिर मेरे ख्याल से उसको पूरा ख़त्म करना ही समझदारी का काम है। क्योंकि एज़ पर नॉर्म्स, अगर अब जाओ, मैं ये आपको बताना भूल गया कि CO2 का जो रिफिलिंग साइकिल है तो वो तो 5 साल का है ही, बट अगर मेरा 10% वेट मेरे मेंटेनेंस के समय, अगर हम लोग चेक करते हैं किसी भी एक्सटिंग्विशर का, या वो कार्ट्रिज टाइप हो, CO2 कार्ट्रिज टाइप हो, उसको हम लोग वे करते हैं। वे करने पे अगर उसका 10% अगर लॉस होता है, तब उसको हम लोग को वापस से रिफिलिंग करने भेजना पड़ता है। उसको वापस से हम उसको रिफिलिंग करने भेजते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी हम रिफिलिंग करने भेजेंगे CO2 कार्ट्रिज को भी, उसका भी हाइड्रो टेस्ट होता है, तो उसका भी हम लोग को हाइड्रो टेस्ट करवाना चाहिए। और CO2 के एक्सटिंग्विशर के भी CO2 एक्सटिंग्विशर को भी हमें 10 वेट करना पड़ता है। अगर उसमें भी 10% लॉस होता है मेरे ओरिजिनल वेट से, तब उसको वापस से हम लोग को रिफिलिंग करने के लिए भेजना पड़ता है। तो ये था कुछ ऐसा, और रिफिलिंग का शेड्यूल। और जैसा हम बात कर रहे थे पास मेथड की, तो मैं फिर से बता दूँ, P इज़ पुल द सेफ्टी क्लिप, A इज़ एम द बेस ऑफ द फायर, S इज़ स्ट्राइक और स्क्वीज़, देन अगेन S फॉर स्वीप। ये है पास मेथड, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं करके दिखा पा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, बट कभी मैं साइट पे अगर रहूँगा, अपने साइट पे रहूँगा, तब मैं आपको वो वीडियो आपको दिखाऊँगा कैसे एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है। और नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मेटल फायर। मेटल फायर जनरली आपको नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में नहीं होगा, क्योंकि लिथियम, सोडियम, आप एल्युमिनियम, ऐसे फायर को आप नॉर्मल जगह पे आप टैकल नहीं करते हो। ये इंडस्ट्रीज़ में ही आप टैकल कर सकते हो उसको। बट हाँ, याद रखना है कि डी क्लास फायर अगर होता है, मेटल फायर होता है, स्पेशली अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अगर उसमें आग लगती है तो हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये लेना है कि कोई भी अल्कली मेटल्स में हम लोग वाटर एज ए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। CO2 एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CO2 इज़ नॉट इफेक्टिव ऑन इट। फोम एक्सटिंग्विशर, उसमें पानी होता है, इसलिए यूज़ नहीं करते। कोई भी वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर हम लोग उस पर मेटल फायर पे यूज़ नहीं करते हैं। अब रीज़न क्या है इसका यूज़ नहीं करने का? कभी भी, क्योंकि जब भी हम लोग अगर कोई भी मेटल फायर में अगर वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं या फिर वाटर यूज़ करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। और हाइड्रोजन गैस हमको पता है कि वो हाईली फ्लेमेबल है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। तो हमारा ख़तरा और बढ़ जाता है आग बढ़ने का, हाइड्रोजन के कारण जो प्रोड्यूस होता है मेटल फायर में अगर हम लोग पानी डालते हैं तब। तो इसलिए हमेशा हमें कभी भी वाटर यूज़ नहीं करना है डी क्लास फायर में। इनफैक्ट हम
ड्राई सैंड यूज़ कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए, या फिर स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर आता है जो जिसका कंपोजिशन यूटेक्टिक बेस्ड क्लोराइड्स के ऊपर होता है, या फिर इसका कंपोजिशन आपका एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मिक्स करके एक सर्टेन कंसंट्रेशन में मिक्स करके हम लोग इसका एक स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर बनाते हैं। उस पे हम लोग उस एक्सटिंग्विशर को हम लोग डी क्लास फायर पे हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसका मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये पूरा डिटेल नहीं है, मैं सिर्फ इसका मेन कंटेंट मैंने आपको बताया है। काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, काफ़ी बड़ा है चैप्टर। अगर मैं फिर से आपको रिपीट करूं कि अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको कौन सा सेक्शन मेरे इस वीडियो का समझ में नहीं आया, या फिर और भी कोई फायर की जानकारी आप चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फायर टेक्नोलॉजी। थैंक यू। और मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे बनाऊं। अगर वैसे मैंने सोच के रखा है मुझे क्या बनाना है, कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाना है, बट अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भी फीडबैक आए कि मैं किस चैप्टर पे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।